Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillahir Rahmanir Rahim. It's me Atiqur Rahman, lecturer in chemistry at GPGC Mansehra. आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय जैनिस स्मिथ उसका पहला चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इस बुक को लाइन बाय लाइन या टॉपिक वाइज हम इसको क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। और जैसे मैंने पहले इंट्रोडक्टरी सेशन के अंदर बताया था कि ये बुक काफ़ी ज़्यादा अच्छी बुक है और इसने बिल्कुल बेसिक लेवल से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करके बहुत एडवांस लेवल तक ये बुक लेके गया है किसको जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। अब देखते हैं कि इसमें ये क्या चीज़ें डिस्कस करेगा। तो सबसे पहली चीज़ जो इसमें देखें इसने डिस्कस की है वो पीरियोडिक टेबल। बिल्कुल इसने बेस से उठाई है बात, पीरियोडिक टेबल के हवाले से इंट्रोडक्शन दी है, एलिमेंट्स के हवाले से बात की है, एटम के हवाले से बात की है, एटम की स्ट्रक्चर को डिस्कस किया है और इस तरह चलते चलते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आगे एडवांस लेवल तक ये लेके गए हैं। तो पीरियोडिक टेबल, उसके बाद बॉन्डिंग, लीवर स्ट्रक्चर्स, आइसोमर्स एट्सेट्रा, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह जितनी भी बातें हैं। तो हम सीधा चलते हैं अपनी टॉपिक के ऊपर। सबसे पहला टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग और इसमें जो काफ़ी कुछ और बातें लिखी हुई हैं कि इस चैप्टर के अंदर क्या इंक्लूड किया गया है, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल कैसे आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लीवर स्ट्रक्चर कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बाकी जितनी बातें तो ये तो आप ख़ुद भी देख सकते हैं। हम सीधा जाएंगे टॉपिक के ऊपर, पीरियोडिक टेबल। तो इसने पहली बात यहाँ से देखें, स्टार्ट ही किससे की है, एटम से की है कि ऑल मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ द सेम बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड एटम्स। कि तमाम मैटर जो है वो तो किससे बना है, एटम से बना है। और इसमें केमिस्ट्री के जानने वाले के लिए कोई ऐसी ख़ास बात है नहीं जिसको मैं एक्सप्लेन करूं। और फिर इसने कहा कि एटम के अंदर जो हैं दो उसके कंपोनेंट होते हैं और वो दो कंपोनेंट्स क्या होते हैं। पहला कंपोनेंट जो है वो उसका न्यूक्लियस है, वो उसका न्यूक्लियस है, यहाँ पे इसने शो किया हुआ है। और दूसरा जो उसका कंपोनेंट है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन है। असल में वो क्या है, एक तो न्यूक्लियस है और दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन, यानी न्यूक्लियस के अलावा जो बाकी जगह है उसको क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। और यहाँ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में असल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है। अब कहता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो है पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स होते हैं और अनचार्ज न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। और किसी भी एटम का जो मोस्ट ऑफ द मैस होता है वो लाई करता है किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। यानी किसी एटम का जो मास होता है ज़्यादा से ज़्यादा वो किधर ही लाई करता है, वो न्यूक्लियस के अंदर ही लाई करता है। जबकि बाहर जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, चूंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक बहुत टाइनी पार्टिकल है, उसका जो मास है वो काफ़ी ज़्यादा कम है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले में। इस वजह से ये एटम के ओवरऑल मास के ऊपर कोई इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं डालता। ठीक है। फिर दूसरी बात ये है कि इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड होता है बाहर, वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। असल में जो क्लाउड होता है उसके ऊपर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है ये कंप्राइजेज मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द एटम। तो यहाँ पे दो बातें सामने आ गई कि न्यूक्लियस के अंदर किसी एटम का ओवरऑल मास जो है वो ज़्यादातर वो पड़ा पड़ा हुआ होता है और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जो रीजन है उसके अंदर वॉल्यूम ऑफ द एटम जो है वो ज़्यादा किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड के ऊपर। अब आप देख भी सकते हैं कि ओवरऑल अगर आप देखें ये पूरा एटम है, इसका वॉल्यूम अगर आप देखें तो ज़्यादा वॉल्यूम आपको नज़र आता है कि वो किसने एक्यूपाई किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन के क्लाउड ने। लेकिन ओवरऑल अगर आप मैस को देखें, अगर आप एम को देखें, तो वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड के ऊपर क्या नहीं करेगा, डिपेंड नहीं करेगा। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, न्यूक्लियस के ऊपर। क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर हैवी पार्टिकल्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं जिनको न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं, क्योंकि वो किधर पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। अब अगली बात जो की है कि प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो मैग्नीट्यूड में, यानी उसकी अमाउंट जो होती है, उसकी जो वैल्यू होती है वो बिल्कुल सेम होती है किसकी तरह ही, इलेक्ट्रॉन की तरह ही। मैग्नीट्यूड
पॉजिटिव चार्ज का जो कि प्रोटॉन के ऊपर है और नेगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर है बिल्कुल क्या है, सेम है, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि साइंस क्या है, उनके अपोजिट हैं। यानी प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज है, न्यूट्रल चार्ज है, सॉरी नेगेटिव चार्ज है। अब किसी एक न्यूट्रल एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं। ये तो सिंपल सी बात है कि पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस के अंदर पड़ा हुआ है वो इक्वल होता है बाहर जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी एटम के अंदर पाँच प्रोटॉन हैं, 5 पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो उसके अंदर नेगेटिव चार्जेस भी कितने ही होंगे, 5 होंगे। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ओवरऑल ना नेगेटिव चार्ज का कोई इफेक्ट आता है और ना पॉजिटिव चार्ज का, तो ओवरऑल जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। अक्सर ये बात पूछी भी जाती है कि वाई एटम इज़ न्यूट्रल, या ओवरऑल जो एटम होता है वो न्यूट्रल क्यों होता है, तो उसकी वजह ये है कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। और चूंकि हमें ये भी पता चल गया है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन बोथ द पार्टिकल्स, दैट इज प्रोटॉन एंड दैट इज इलेक्ट्रॉन, this charge is same, the magnitude of the charge is same. The only difference between these charges is that they are opposite in the sign. अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो ओवरऑल इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। फिर इस क्वांटिटी को क्या कहते हैं, इसने कहा एटॉमिक नंबर कहते हैं। एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं, तो प्रोटॉन की तादाद चूंकि बराबर है किसके, इलेक्ट्रॉन्स के, तो आप प्रोटॉनों की तादाद कह दें या इलेक्ट्रॉनों की तादाद कह दें, इसी को क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं किसी एटम का। इसी को क्या कहते हैं, किसी एटम का एटॉमिक नंबर कहते हैं। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है जेड से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है जी, जेड से। फॉर एग्जांपल कहता है कि कोई न्यूट्रल कार्बन एटम है अगर, तो उसका एटॉमिक नंबर 6 होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये उसके पास 6 प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस के अंदर और 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं न्यूक्लियस के बाहर, जो जिन्होंने क्या किया हुआ है, उसको सराउंड किया हुआ है। ठीक है, अब इन एडिशन टू न्यूट्रल एटम्स वी विल इनकाउंटर चार्ज्ड आयंस। अच्छा, एटम्स के अलावा कभी कभी कुछ पार्टिकल जो होते हैं वो क्या भी होते हैं, चार्ज आयंस की शक्ल में भी हमें मिलते हैं। अब वो चार्ज पार्टिकल जो होता है उसको क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। देखिए, एक है एटम जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, वो तो न्यूट्रल है। और जब इसी एटम के ऊपर अगर आप कोई चार्ज ले आए, पॉजिटिव चार्ज ले आए या कोई नेगेटिव चार्ज ले आए, तो फिर ये एटम नहीं कहलाता, फिर ये क्या कहलाता है, आयन कहलाता है। देन इट इज कॉल्ड एज आयन। और पॉजिटिव आयन जो होता है उसको क्या कहते हैं, केटाइन। और जो नेगेटिव आयन होता है उसको क्या कहते हैं, एन आयन। उसके ऊपर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब कह रहा है कि ये कैसे बनता है, तो जो पॉजिटिवली चार्ज केटाइन है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं बनिस्बत किसके, प्रोटॉन्स के। फॉर एग्जांपल किसी एटम से अगर इलेक्ट्रॉन आपने लॉस करवा दिया, इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो 5 इलेक्ट्रॉन थे पहले और 5 प्रोटॉन थे, तो एक इलेक्ट्रॉन के निकलने से इलेक्ट्रॉन 4 रह गए और प्रोटॉन अंदर कितने वही कितने ही मौजूद हैं, 5। तो इसका मतलब ये हुआ 1 प्रोटॉन इज मोर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक प्रोटॉन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनों से ज़्यादा हो गया, तो ओवरऑल उस पर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। इसी तरह अगर एक इलेक्ट्रॉन आपने ऐड कर दिया तो एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन के ज़्यादा होने से उस पर नेट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात जो कर रहा है वो ये है कि न्यूट्रॉन्स जो हैं वो किसी न्यूक्लियस के अंदर, किसी पार्टिकुलर एलिमेंट के न्यूक्लियस के अंदर वो वेरी कर सकते हैं। जैसे अभी हमने बात की कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की तादाद बराबर होती है, तो ये न्यूट्रॉन्स के लिए भी क्या शर्त है, तो न्यूट्रॉन्स के लिए ये शर्त नहीं है। उसकी वजह ये है कि न्यूट्रॉन्स क्या नहीं होते, प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों के बराबर होना उनका ज़रूरी नहीं है। न्यूट्रॉन्स कम ज़्यादा हो सकते हैं। जब न्यूट्रॉन्स कम ज़्यादा हो सकते हैं तो इससे एक और कंसेप्ट राइज होता है जिसको कहते हैं आइसोटोप। इससे क्या बनता है, आइसोटोप बनता है। अब आइसोटोप्स किसे कहते हैं, ये 2 एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट के जिनका न्यूट्रॉन्स की तादाद जो होती है क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, और
दूसरी चीज़, एक आपने एटॉमिक नंबर देखा Z, और दूसरी चीज़ क्या है, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं उन दोनों की तादाद को मिला के इसको कहा जाता है मास नंबर। मास नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, A से। तो किसी एटम का Z जो है वो तो क्या नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता, वो फिक्स होता है, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बराबर। Z का ताल्लुक सिर्फ दो ही चीज़ों पे, प्रोटॉन पे और किस पे, इलेक्ट्रॉन पे, और दोनों की तादाद क्या होती है, सेम। तो अगर आप प्रोटॉन की तादाद लेते हैं या इलेक्ट्रॉन की तादाद लेते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, एटॉमिक नंबर कहा जाता है। और अगर आप प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की तादाद को लेते हैं तो इसको कहते हैं मास नंबर, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे। तो किसी भी एलिमेंट के लिए एटॉमिक नंबर तो क्या नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता, लेकिन उसका मास नंबर चेंज हो सकता है। वजह क्या है, क्योंकि प्रोटॉन तो उसमें फिक्स हैं, लेकिन न्यूट्रॉन्स, अभी हमने कहा कि न्यूट्रॉन्स की तादाद कम ज़्यादा हो सकती है। तो किसी एक एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनमें उनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो, तो उसको क्या कहा जाता है, आइसोटोप कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है जी, आइसोटोप कहा जाता है। फॉर एग्जांपल चलें, हम मिसाल ले लेते हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप की। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। एक को कहा जाता है प्रोटियम, रिप्रेजेंट किया जाता है 1H1 से। इस एक को कहा जाता है 1H2 ड्यूट्रियम कहा जाता है। और इसी तरह तीसरा जो आइसोटोप है 1H3 या ट्रीटियम। और ये तीनों आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के। अब आप देखें कि तीनों जो एटम्स हैं वो तो है एक ही एलिमेंट के, एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन। और उनमें एटॉमिक नंबर सब में क्या है, सेम है, 1 1 1। मुराद इससे ये है कि यहाँ पे प्रोटॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन भी 1 है, यहाँ प्रोटॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन भी 1 है, यहाँ प्रोटॉन 1 है और इलेक्ट्रॉन भी 1 है। सारे केसेस में नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम है। फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे न्यूट्रॉन 0 है, यहाँ पे न्यूट्रॉन 1 है, यहाँ पे न्यूट्रॉन 2 है। ठीक है। तो जब न्यूट्रॉनों की तादाद बदल जाती है, डिफरेंस उसमें आ जाता है, तो उससे जो एलिमेंट होता है उसके डिफरेंट जो एटम्स बनते हैं उनको क्या कहते हैं, आइसोटोप्स। ठीक है। दूसरी बात ये है, अगली बात जो ये बता रहा है कि किसी एटम का जो एटॉमिक वेट होता है वो वेटेड एवरेज होता है तमाम आइसोटोप्स का। वो तमाम आइसोटोप्स का क्या होता है, वेटेड एवरेज होता है, जिसको क्या कहते हैं, एवरेज एटॉमिक मास। जिसको क्या कहा जाता है, एवरेज एटॉमिक मास। उसमें देखा जाता है कि किसी एलिमेंट का कोई स्पेसिफिक आइसोटोप जो है वो नेचर में कितने परसेंट पाया जाता है। ठीक है। तो कितने परसेंट एक आइसोटोप पाया जा रहा है, कितने परसेंट दूसरा आइसोटोप, इसी तरह तीसरा आइसोटोप। तो फिर इनका एवरेज निकाल के जो उसका एटॉमिक मास बनता है उसको कहा जाता है एवरेज एटॉमिक मास। और किसी भी एलिमेंट के लिए जो एटॉमिक मास होता है ना, ये असल में उसका क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास होता है। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक यूनिट के अंदर, जिसको क्या कहते हैं, AMU या एटॉमिक मास यूनिट। नेक्स्ट कह रहा है कि आइसोटोप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर समटाइम यूज्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बाज़ अवक़ात कहते हैं कार्बन और हाइड्रोजन का आइसोटोप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ होता है। और हाइड्रोजन का जो सबसे कॉमन आइसोटोप है उसके अंदर एक प्रोटॉन है और कोई न्यूट्रॉन नहीं है। और अभी मैंने इसका नाम बताया था, प्रोटियम है। तो प्रोटियम सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला हाइड्रोजन का आइसोटोप है। बट 0.02% ऑफ हाइड्रोजन आइटम है 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन। सबसे कॉमन तो ये है, लेकिन सिर्फ 0.02% हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं वो प्रोटियम होते हैं। ठीक है। इसका मतलब ये है कि ज़्यादा कौन पाया जाता है, ज़्यादा पाया जाता है कौन नेचर के अंदर, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम वगैरह। लेकिन जो इम्पोर्टेंस रखता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो यूज़ होता है वो कौन सा हाइड्रोजन है, वो प्रोटियम ही है। दिस आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ड्यूट्रियम एंड समटाइम्स सिंबलाइज्ड बाय लेटर डी। अच्छा, सॉरी, यहाँ पे ये ड्यूट्रियम की बात हो रही है। सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाला है वो कौन सा है जी, वो सबसे ज़्यादा कॉमन आइसोटोप हाइड्रोजन को जो है वो क्या है, 1 प्रोटॉन और नो न्यूट्रॉन। अच्छा, यहाँ पे ये बात हो रही है जो सबसे कॉमन है वो तो प्रोटियम है। और जो ड्यूट्रियम है, ड्यूट्रियम वो 0.02% पाया जाता है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन आ गई थी। तो प्रोटियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि वो सबसे कॉमन है और जिसके अंदर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन जिसके अंदर पाया जाता है उसका एटॉमिक मास क्या होगा, 2 होगा। उसका नाम होता है ड्यूट्रियम और इसको कैपिटल लेटर डी से क्या किया जाता है, शो किया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा कम पाया जाता है, 0.02% पाया जाता है।
आगे कहता है ईच एटम इज आइडेंटिफाइड बाय वन और टू लेटर एब्रीविएशन दैट इज करेक्टरिस्टिक सिंबल ऑफ द एलिमेंट। अच्छा, ये बात कर रहा है, इसको ज़्यादा टाइम मैं नहीं लेता हूँ इस पर, कि किसी भी एलिमेंट को फिर क्या किया जाता है भाई, एक या दो लेटर से क्या किया जाता है, उसको एब्रीविएट किया जाता है, और ये उसका क्या होता है, सिंबल होता है। जैसे कार्बन का जो सिंबल है वो क्या है, सी है। कैल्शियम का सिंबल सी ए है। इसी तरह मैग्नीशियम का सिंबल आपको मालूम होगा एम जी है। सोडियम का जो है एन ए है। पोटाशियम का के है। और ये जो सिंबल है या तो इसको इंग्लिश के नेम से दिया जाता है या इसके ग्रीक वर्ड से नेम से उसको क्या दिया जाता है, सिंबल दिया जाता है। फॉर एग्जांपल सोडियम का नाम जो है वो नेट्रियम है, और पोटाशियम का नाम असल जो है वो क्या है, केलियम है। तो केलियम ग्रीक वर्ड है, उससे के उठा के इसका क्या बना दिया है, सिंबल बना दिया है। अब कहता है कि जो भी आप लिखते हैं एलिमेंट, तो उसको इस तरीके से लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल ये कार्बन का आपने सिंबल लिख लिया सी, तो नीचे इसके साथ लिखा जाता है 6, और ये 6 असल में क्या एटॉमिक नंबर है, और 12 जो है इसका एटॉमिक मास है। तो किसी भी एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन इसी तरह होती है कि उसका सिंबल लिख के उसके निचले साइड पे नीचे की तरफ क्या लिखा जाता है, उसका एटॉमिक नंबर, और टॉप पे क्या लिखा जाता है, एटॉमिक मास लिखा जाता है। अब कहता है कि अ रो इन द पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड अ पीरियड। पीरियोडिक टेबल जब आपने देखा हुआ है, जो उसके अंदर जो रो होती है उसको पीरियड कहते हैं, और जो कॉलम होता है उसको क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। और पीरियोडिक टेबल कहता है कि अपेंडिक्स ए में आपकी रेफरेंस के लिए क्या किया गया है, रखा गया है। वैसे भी जो जिसका ताल्लुक केमिस्ट्री के साथ है तो वो पीरियोडिक टेबल को जानता है। अब पीरियोडिक टेबल क्या चीज़ है, तो ये स्कीमेटिक अरेंजमेंट है मोर देन 100 नॉन एलिमेंट्स की, जिनको अरेंज किया गया है एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे। और इस पे काम किया था किसने, मोज़ले ने काम किया था। और इसको क्या कहते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है, जिसके अंदर तकरीबन कितने ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं। और दो किस्म के इसमें क्या पाए जाते हैं, मेनली एलिमेंट्स पाए जाते हैं, उनको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फिर हर कॉलम जो है कहता है उसको ग्रुप नंबर से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है 1 to 8, और फॉलोड बाय लेटर ए और बी। लेकिन जो अभी मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल जो है सजेस्ट किया गया है, उसमें क्या किया गया है, उसमें ये 3A 1A 2A 3A 4A इसको ख़त्म करके इसको सीधा सीधा क्या कहा गया है, 1 to 18। जैसे यहाँ से स्टार्ट किया है, इसको 1 कहा है, इसको 2, और दरमियान में जो आ रहे हैं उसको 3 4 5, ट्रांजिशन एलिमेंट के 10 हैं। तो यहाँ से 12 हो गए, इसका नाम 13 14 15 16 17 और 18, इसको डायरेक्टली अब इस तरह नाम दिया गया है। कहता है कि मोर देन 100 एलिमेंट्स एग्जिस्ट, मोस्ट आर नॉट कॉमन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तकरीबन 100 से ज़्यादा एलिमेंट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं अभी, जो नॉन हैं, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये कॉमन नहीं है। बहुत कम एलिमेंट हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या होते हैं जी, पाए जाते हैं। और जो मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, कहता है वो लोकेट किया हुआ है हमने इन द फर्स्ट एंड सेकंड रोज ऑफ द पीरियोडिक टेबल। खैर, ये तो बात आगे चलती जाती है। अब कार्बन जो है ना, उसकी एंट्री कहाँ पे है, कार्बन कहाँ पे पाया जाता है, तो कार्बन का ग्रुप जो है वो 4A है। जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं उसका ग्रुप नंबर 4 है, एटॉमिक नंबर उसका 6 है, उसका सिंबल C है, एलिमेंट का नाम कार्बन है, और एटॉमिक वेट इसका क्या है, 12.01। और ये असल में इसका क्या है, एवरेज एटॉमिक मैस है। Across each row of the periodic table, electrons are added to particular shell of the orbital around the nucleus. अच्छा, फिर ये बात है कि जब आप एक पीरियड से दूसरे पीरियड पे जाते हैं तो एक एक शेल का इजाफा होता जाता है। फॉर एग्जांपल ये पहला पीरियड है, ये दूसरा पीरियड है, ये तीसरा पीरियड है। अब पहले पीरियड में अगर एक शेल है, तो दूसरे पे आएंगे, उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उसके अंदर कितने शेल्स होंगे, 2। इसी तरह तीसरे के अंदर कितने शेल्स होंगे, 3। और जब आप ग्रुप में आगे की तरफ जाते जाते हैं तो ग्रुप के हर पॉइंट के ऊपर एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इजाफा होता है। ये एक छोटी सी बात है जो आप देख सकते हैं। अब कहता है कि शेल्स जो हैं उनको नंबर किया जाता है 1 2 3 एंड सो ऑन। इस हिसाब से जब आप देखते हैं तो फर्स्ट रो के अंदर एक शेल होगा, और सेकंड रो के अंदर यानी सेकंड पीरियड के अंदर जो एलिमेंट्स है उसके अंदर कितने वो होंगे जी, शेल्स होंगे, 2 शेल्स होंगे।
तीसरे के अंदर कितने शेल्स होंगे, 3 शेल्स होंगे। इसी तरह सारी तरतीब है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें तो फर्स्ट रो है ये, तो हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ एक ही शेल होता है। ये लिथियम सोडियम वगैरह ये जो हैं इनके अंदर कितने शेल होते हैं, 2 शेल होते हैं, क्योंकि इनका पीरियड कौन सा है, दूसरा। और ये तीसरा जो पीरियड है इसके अंदर कितने शेल्स होते हैं जी, 3 शेल्स होते हैं। ठीक है। और ग्रुप जो मैंने कहा आपको कि एक ग्रुप से जब आप आगे की तरफ जाते हैं तो वो आपको क्या बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताता है। फिर कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर फर्स्ट एडेड टू द शेल्स क्लोज टू द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कौन से शेल में जाते हैं, जो न्यूक्लियस के करीब हो। एक्चुअली ये डिपेंड करता है एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जिसको n+l रूल से क्या किया जाता है, FSC में आप पढ़ते हैं n+l रूल, या उसको क्या भी कहा जाता है, ऑफ बो प्रिंसिपल से, कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस सब शेल के अंदर जाता है जिसकी एनर्जी सबसे कम हो, और फिर उससे ऊपर वाले सब शेल में, फिर उससे ऊपर वाले सब शेल में जाता है। अब ईच शेल कंटेन सर्टेन नंबर ऑफ आर्बिटल। हर शेल के अंदर आर्बिटल्स भी होते हैं जिनको डेजिग्नेट किया जाता है किस तरह से, S, P, D और F के अंदाज से। जो पहला शेल है उसके अंदर सिर्फ एक ही आर्बिटल होता है जिसका नाम है S आर्बिटल, और सेकंड शेल में 2 किस्म के आर्बिटल्स पाए जाते हैं, S और P, और थर्ड के अंदर SP और D, और फोर्थ के अंदर SPD और F। इतने आर्बिटल्स पाए जाते हैं। फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड रो एलिमेंट्स वी मस्ट कंसिडर ओनली S आर्बिटल एंड P आर्बिटल। अब पहला और दूसरा जो रो एलिमेंट है, चूंकि उसके अंदर शेल्स ही 2 हैं, पहले में एक ही शेल है और दूसरे में 2 शेल्स हैं, तो पहले 2 रोज जो हैं उनके अंदर सिर्फ क्या होता है, S और P आर्बिटल होता है, उसके अंदर क्या नहीं होता, D आर्बिटल नहीं होता। फिर S आर्बिटल का कहा गया है कि S आर्बिटल सफेरिकल शेप का होता है, सफेरिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, इसकी एनर्जी कम होती है क्योंकि ये न्यूक्लियस के करीब होता है, और न्यूक्लियस के जितना करीब होगा एनर्जी उतनी लो होगी क्योंकि अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। हायर द अट्रैक्शन लोअर विल बी द एनर्जी एंड वाइस वर्सा। ठीक है। इसके बाद जो P है वो डम्बल शेप का होता है, इस शेप का होता है, और इसके अंदर नोड होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। इट कंटेन्स अ नोड ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द न्यूक्लियस। नोड उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, 0 हो जाती है। नोड मीन्स दैट देयर इज नो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दिस रीजन, ये तो इसने बता भी दिया। और P आर्बिटल जो होता है उसकी एनर्जी हायर होती है S आर्बिटल से। वजह ये है कि ये न्यूक्लियस से दूर होता है, और जितना ये न्यूक्लियस से दूर होता जाता है तो अट्रैक्शन कम होती है, अट्रैक्शन कम होने से एनर्जी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ तक हमने इसको क्या कर लिया जी, आज के सेशन में डिस्कस किया, पेज नंबर 10 तक। और इसमें बिल्कुल बेसिक बातें थी, ये तो 9th क्लास की बातें हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसी तरह चलती जाएंगे और फर्स्ट रो के ऊपर बात करेंगे फिर, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये सेशन इस बुक के हवाले से इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, जैसे ही हमें टाइम मिलेगा हम इसको क्या करते जाएंगे, डिस्कस करते जाएंगे।